अगर आप 2026 में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो रैंडम वीडियोस देखना बंद कर दीजिए क्योंकि एक गलत कैटेगरी, एक गलत स्कीम, गलत एक्सपेक्टेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो को कई साल पीछे ले जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज अपन इमीडिएटली देखेंगे कि हम कौन से बेस्ट लमसम के लिए कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, स्कीम सेलेक्ट करेंगे। इसके पूरे के साथ अपन 2 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस करने वाले हैं। वो कि जो हम स्कीम्स डिसाइड करेंगे उनका वर्स्ट मार्केट जो मार्केट परफॉर्मेंस होता है ना? कोविड के सिचुएशन से तब हमारा फंड का परफॉर्मेंस कैसा होता है या कैसा था, हम ये डिस्कस करेंगे और उसी के साथ मार्केट में किनको ये स्कीम अवॉइड करनी चाहिए, ये भी हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वही सक्सेसफुल होते हैं, जिनको क्या करने से ज़्यादा क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो लेट्स बिगिन इमीडिएटली। अभी अपन आज डिस्कस करेंगे वैल्यू फंड्स के बारे में। अभी वैल्यू फंड्स को ही सिलेक्ट क्यों करना है? क्योंकि मार्केट में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, उनके ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, ये हमेशा हम सोचते हैं। बट आज अपन ये कंपेयर करेंगे कि स्मॉल कैप को ही लेते हैं। स्मॉल कैप के कंपैरिज़न में वैल्यू फंड्स कितना स्टेबल है, कितना उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब कितना ऊपर मूवमेंट दे सकते हैं, कितना नीचे मूवमेंट दे सकते हैं, ये चीज़ें सभी डिसाइड करेंगे। अभी वैल्यू फंड से क्यों? आपके स्क्रीन पे आपको जो स्मॉल कैप है, अभी पहले कंपेयर करते हैं कि स्मॉल कैप का 10 ईयर का एक अपन जो रिटर्न्स है वो कंपेयर करते हैं। अगर आप निप्पॉन स्मॉल स्मॉल कैप का देखते हो तो 21% का है, बाकी का एचडीएफसी 18 फिर उसके बाद 18 है, लगभग 18 है ना? 18 आप ये पकड़ लो कि 18-19 के एवरेज में आ सकता है स्मॉल कैप का रिटर्न। तो उसके कंपैरिजन में वैल्यू को सिलेक्ट क्यों करना, ये बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वैल्यू फंड्स का रिटर्न देखते हैं। वैल्यू फंड्स अगर आप देखोगे तो 10 साल का रिटर्न आईसीआईसीआई, एचएसबीसी है, बंधन है, यूटीआई है, निप्पॉन है ना? तो 16 लगभग 17 है, लगभग यहाँ पर यूटीआई का 15 है, निप्पॉन का 17 है। तो 17 के आसपास में आपका वैल्यू का आता है और आपका स्मॉल कैप का आता है 19। बट इनमें अगर आप रिटर्न कंपेयर करते हो, अभी आप ये देखना है, ये स्मॉल कैप का देखना पिछले 2 सालों में यहाँ पर अगर आप रिटर्न देखते हो तो बहुत रिटर्न्स खराब है स्मॉल कैप के। इसका पीछे का रीज़न ये है कि जो जितने भी स्मॉल कैप फंड्स है मेजरली है ना, निप्पॉन को छोड़ के जितने भी मेजरली स्मॉल कैप फंड्स है, उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड साइज़ बहुत मैसिवली बढ़ा है पिछले 2-3 सालों में। जितने ज़्यादा मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट किया है स्मॉल कैप में, उतना बड़ा फंड हुआ है और उतना ही डिफिकल्ट होता है फंड मैनेजर को फंड मैनेज करना। तो इसीलिए 5 साल का, 10 साल का परफॉर्मेंस जज नहीं करना क्योंकि तब फंड साइज़ बहुत बड़ा था। ₹100 का ₹200 करना स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल है, बट जब करोड़ों का आपके पास फंड बढ़ता है, एयूएम बढ़ता है, तो उस समय फंड मैनेजर को ये डिफिकल्टी आती है। तो ऐसे रिटर्न आपको 20%, 25% यही रिटर्न आपको कंटीन्यूअस होंगे, ये बहुत-बहुत कम संभावना है, तो ये ध्यान में रखना है। इसलिए हमने कंपेयर किया है या फिर सिलेक्शन में वैल्यू फंड्स को लिया है ना, लंप सम करने के लिए। अभी उसके पीछे का और एक रीज़न है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी स्मॉल कैप है ना, ये सभी स्मॉल कैप के स्कीम्स है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखोगे तो 17% का स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या कि मार्केट में फंड कितना मूवमेंट दे सकता है, ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है, एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, है ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे का हम ये करते हैं कि फंड कितना गिर सकता है नीचे, अचानक से कितना गिर सकता है। तो 17% एचडीएफसी का आपका 15 लगभग 15 और क्वांट का 18 मतलब ये सबसे हाईएस्ट है। वही अगर आप वैल्यू फंड्स को देखते हो तो वैल्यू फंड्स में एचएसबीसी 14 है, आईसीआईसीआई वन ऑफ द बेस्ट 11 है, निप्पॉन 13 है, 13 एंड हाफ, बंधन है आपका 12 है ना? तो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये 4-5% का यहाँ पर डिफरेंस आता है आपके फ्लक्चुएशंस में, ये जानना बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, अगर अगर आपको सेक्टर का नॉलेज चाहिए, वैल्यूएशंस चाहिए, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये चैनल पर हम वैल्यूएशन, सेक्टर वैल्यूएशंस, अच्छे वैल्यूएशंस पे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पर अवॉइड करना है, हमारा काम ये है कि 99% एनालिसिस करना, 1% बेस्ट एग्जीक्यूशन करना, ये ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल का है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ये वीडियो ज़रूर देखना और मेरा काम है अच्छा कंटेंट देना, आपका काम है वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, 100% सब्सक्राइब करना। अब इमीडिएटली आते हैं कि ये 4 स्कीम मैंने सिलेक्ट किया एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, निप्पॉन, बंधन, है ना? चारों में से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि 2 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं बहुत लोगों को मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट अगर बड़ा है ना? एक प्रोपोर्शन पूरे पोर्टफोलियो में से 20, 30, 40, 40% का इन्वेस्टमेंट है आपका, तो आपको हमेशा एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, मल्टीपल स्कीम में करना चाहिए। मल्टीपल मतलब 6-7 भी नहीं, बट 2-3 स्कीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत रिपिटेटिव है कि अगर मार्केट में अनसर्टेन सिचुएशंस आते हैं या फिर साइडवेज मार्केट में, है ना? कंसोलिडेशन के मार्केट में बहुत सारे फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं या फिर नेगेटिव परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसीलिए एक एवरेज आउट करने के लिए आपको 2 स्कीम में या फिर मैक्स 3 स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो फ्लेक्सी कैप हो, वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, ये हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी रही है और ये मेरे लिए परफेक्टली वर्क किया है इसने।
तो अभी ये चारों स्कीम का एनालिसिस प्रॉपरली करते हैं, तो फंड साइज़ मैंने जो फ़िल्टर किया तो वो प्रॉपर फंड साइज़ से किया है। जैसे मैंने फ्लेक्सी कैप के वीडियो में कहा था, क्योंकि कि मैंने जब मैं एक सेफ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ या फिर एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, बड़ा प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट करता हूँ परसेंटेज का, तो हमेशा मैं फंड साइज़ को देखता हूँ, फंड मैनेजर के फंड साइज़ को देखता हूँ, क्योंकि अगर कोई मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि 100 का 200 करना बहुत सिंपल है, बट वही एक अच्छा फंड होता है बड़े लेवल पर, तो उसको मैनेज करना वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। अगर कोई फंड मैनेजर अच्छे 10,000 करोड़, 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ को एक प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है, तो मेरा कन्विक्शन बिल्ड होता है और यही मैं ये स्ट्रैटेजी बहुत प्रॉपर्ली फॉलो करता हूँ, है ना? तो इसमें रिटर्न्स नहीं देखना, रिटर्न्स के साथ-साथ आपको वैल्यू फंड्स में आपको रेशोज़ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट जानना बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले एक रिटर्न्स को भी देखते हैं, है ना? स्टार्टिंग में हमने देखा था कि 18-19% के 18 है ना? 18% का एवरेज आता है, आपका 17% का ही पकड़ लो। तो यहाँ पर अगर आप 5 साल का रिटर्न देखते हो तो सभी का लगभग 20% का है। बट अगर आप 1 साल में देखते हो तो 1 साल में थोड़ा डिफरेंस आता है। बट वैल्यू फंड्स को ऐसे जज नहीं करना। वैल्यू फंड्स को जज मतलब रेशियोज़ को क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि आप जब लमसम करते हो या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो आप लंबे समय के लिए करते हो। आप 1 साल 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। तो इसलिए आपका रेशियो और फंड मैनेजर का माइंडसेट आपको जानना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अपन रेशियोज़ देखेंगे तो एचएसबीसी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14%, नीचे 14% जा सकता है। एक मूवमेंट हो सकती है, ऊपर 14% जा सकता है। आईसीआईसीआई 11 वन ऑफ द बेस्ट, 13.4 आपका निप्पॉन का, बंधन का 12, उसके साथ अभी ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट क्या ऐसा हो कि मार्केट में आपकी रिस्क ज़्यादा हो, है ना? अपन रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? शार्पे रेशियो आपको ये बताता है कि ₹1 रिटर्न के लिए आप कितनी रिस्क ले रहे हो, ये आपको शार्प रेशियो बताता है। तो ऊपर होता है रिटर्न, नीचे होता है रिस्क। तो ₹1 रिटर्न के लिए आपका फंड मैनेजर कितनी रुपए की रिस्क ले रहा है, वो आपको शार्प पे बताता है, शार्प रेशियो, है ना? तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो मतलब रिटर्न, और जितनी नीचे कम रिस्क रहेगी उतना ज़्यादा रेशियो रहेगा, इसलिए जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा। है ना? तो सब अब शार्प रेशियो देखते हो तो 1.2 एचएसबीसी 1.18, आपका 1 पॉइंट आप 2 पकड़ लो, आईसीआईसीआई का 1.1, निप्पॉन का और बंधन का 0.87, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें है। तो बीटा समझ लेते हैं। बीटा मतलब क्या कि आपके बेंचमार्क के कंपैरिज़न में आपका फंड कैसे मूव करता है। तो मैं वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है ना? आप ये पकड़ लो, वैल्यू हो, मोमेंटम हो, उसमें मैं बीटा को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनका मूवमेंट के कारण, मतलब एक सडन कोई सेक्टर के कारण बीटा थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, तो उस बीटा को इमीडिएटली जज नहीं करना चाहिए। बट सॉर्टिनो रेशियो को जज करना चाहिए। सॉर्टिनो आपको क्या बताता है? जितना ज़्यादा सॉर्टिनो उतना ज़्यादा अच्छा। सॉर्टिनो ये आपको बताता है कि आपका फंड नीचे कितना ज़्यादा जा सकता है, कितना रिस्की है नीचे, है ना? ये आपको सॉर्टिनो बताता है। तो 1 एचएसबीसी का 1.5, आईसीआईसीआई का 2, निप्पॉन का 1.7 और बंधन का 1.2। अगर आप यहाँ पे शार्पे और सॉर्टिनो कंपेयर करोगे, तो बंधन का एक तो शार्प रेशियो है ना, शार्प रेशियो बहुत कम है कि ₹1 रिटर्न के लिए रिस्क भी उसका बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बंधन बहुत थोड़ा एक रिस्की लगता है। सॉर्टिनो नीचे का उसका सॉर्टिनो कम है, मतलब उसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। ये आपको सॉर्टिनो बताता है। तो यहाँ पे उसका सबसे कम है, मतलब सबसे खराब। सॉर्टिनो सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे अच्छा। ये थंब रूल ध्यान में रखना, है ना? उसके बाद आते हैं सबसे टॉप में 2 आते हैं, ये आपका आईसीआईसीआई का, फिर आता है निप्पॉन का। ये जानना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको 4 स्कीम देख के आपको ये समझ में आया कि अभी अपन लास्ट में ये देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टेन सिचुएशंस में ये फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। अभी कोविड के समय में या फिर कहीं भी अनसर्टेन इवेंट्स आते हैं, तब आपको ये रेशियोज़ रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पर कि कितना रिस्क है। अगर कोई फंड का मान लो सॉल्टिनो सबसे कम है, तो वो गिरेगा भी ज़्यादा, है ना? तो ये ध्यान में रखना, अपन ये चीज़ वहाँ पर रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड बेसिस पे क्या समझ में आता है कि आईसीआईसीआई और निप्पॉन का, दोनों का एक रिटर्न्स रिटर्न्स अच्छे हैं, और उसके साथ सॉल्टिनो और आपका शार्प रेशियो वो भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने प्रॉपरली कंपेयर किया है एक आईसीआईसीआई का और निप्पॉन का। इनमें क्या है ना, स्पेसिफिकली फॉर आईसीआईसीआई उनमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। जब लार्ज कैप ज़्यादा होते हैं तो आपका एक मार्केट का नीचे के जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, या फिर नीचे की मूवमेंट कम होती है, इसीलिए ये इसका बीटा भी कम है, अगर आप बाकियों को कंपेयर करोगे तो स्पेसिफिकली फॉर आईसीआईसीआई। तो अभी ये समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा अपन अभी टॉप 5 होल्डिंग देखेंगे या फिर इक्विटी की प्रॉपर होल्डिंग देखेंगे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज टॉप पर है, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस। अगर आप वही आईसीआईसीआई की देखते हो तो उनमें आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है। ये आपको डिटेल यहाँ पर एक आपका कन्विक्शन बिल्ड होता है कि ये सच में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत जानना इम्पोर्टेंट है वैल्यू फंड्स में, क्योंकि आप लंबे समय के लिए इस स्कीम्स को या कैटेगरी को होल्ड करोगे। इक्विटी प्रोपोर्शन
98 सभी की लगभग 90 95 के ऊपर ही है। तो आपका जो वैल्यू फंड्स है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको डेट में नहीं रहना, हमेशा एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में, अंडर वैल्यूड मतलब जिसमें पोटेंशियल हो ऊपर जाने का, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है ना? इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रा फंड्स के दूसरा वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स का ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है ना, एक थिन लाइन है बट डिफरेंट है। ये ध्यान में रखना है। अभी उसके बाद आते हैं एक्सपेंस रेशियो। अभी ये ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि किनको अवॉइड करना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पे मिलता है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो लगभग 1.5 के आजू-बाजू में ज़्यादा ही है, निप्पॉन का 1.3 है। तो और इसके साथ आपका एक्जिट लोड 1% का लगता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको वैसे ही 3% है ना, मार्केट में मान लो 12-15% के रिटर्न मिला, आपको 3-4% ऐसे ही कम मिलेंगे एक्सपेंस रेशियो के कारण और एक्जिट लोड के कारण। तो मेक श्योर आपका अगर होराइज़न बड़ा है 3 साल, 5 साल, 7 साल है ना, 3 साल 4 साल के ऊपर ही पकड़ लो, तो ही आपको आप ये कैटेगरी में या वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना। साइडवेज़ मार्केट है 10% का अगर आपको रिटर्न मिलता है और 3-4% ऐसे ही आपके चले जा रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो पकड़ लो, ये आपके रेगुलर के एक्सपेंस रेशियो है ना, एक्सिट लोड पकड़ लो, तो प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी करना है, ये आपका बेंचमार्क है, ये आपको यहाँ पर समझ में आता है। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको वैल्यू फंड्स में आपका कितना प्रोपोर्शन आप करना चाहते हो, कितना आपका विल है करने का ध्यान में, है ना? तो अभी कमेंट करना अपन डिस्कस करेंगे। अभी परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तो निप्पॉन का पहला देखते हैं कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में जब मार्केट गिरा, तो कितना उसका नीचे ड्रॉडाउन था, सभी का चारों स्कीम्स का हम कंपेयर करेंगे। 2020 का फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप सीएजीआर देखते हो तो 19% का 5 साल का 19% का मेरे ख्याल से वैल्यूज़ को आपके क्या बोलते हैं रिटर्न से ज़्यादा उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, फंड मैनेजर का माइंडसेट क्या है, उससे जज करना चाहिए। मैं मोस्टली वही फॉलो करता हूँ, है ना? 2-3% का रिटर्न यहाँ-वहाँ होता है तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होता, बट आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि फंड मैनेजर प्रॉपर्ली टैक्टिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू फंड्स दे आर नॉट एग्रेसिव फंड और दे आर नॉट अ मोमेंटम फंड, ये ध्यान में रखना है। तो 2020 में आपका 29% का फॉल आया था फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद आते हैं बंधन का लगभग 37% का, तो यहाँ पे निप्पॉन का 29, बंधन का 37, एचएसबीसी 31 और वही आपका आईसीआईसीआई का 25% का। तो ये देख के आपको बीटा का ध्यान आ रहा होगा, बीटा, सॉर्टिंग रेशो और शार्प रेशो का। वो फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंडामेंटल रेशोज़ यही से डिराइव्ड होते हैं, है ना? तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी ये पूरा रामायण महाभारत देख के आपको क्या पता चला कि हमें 2 हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 फंड सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए आईसीआईसीआई और निप्पॉन ये बहुत प्रॉपरली फिट बैठते हैं एक रिस्क के बेसिस पर या फिर एक प्रॉपर वैल्यू प्रोपोज़िशन के बेसिस पर। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हाफ-हाफ परसेंट मतलब जो 50-50% मान लो पूरे पोर्टफोलियो का आप 20-30% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, है ना? वैल्यू फंड्स में लॉन्ग टर्म लम सम के लिए, तो आप क्या कर सकते हो? आधा मतलब 50% एक फंड में, 50% दूसरे फंड में आप कर सकते हो। तो मेक श्योर यू कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना कि कितना आप एलोकेशन करना चाहते हो वैल्यू फंड्स में अपन डिस्कस करेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना मत। मेरा काम है कंटेंट अच्छा बेस्ट बनाना, आपका काम है लाइक करना, वो भूलना मत और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।